सर अभी तो सर मैं आपने वो एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ हिस्ट्री की। फिर एथिक्स के नोट्स पढ़ रहा हूँ आपके, उसके 2-3 यूनिट खत्म कर दी सर। अच्छा जी सर, फिर सीसेट वगैरह के लिए भी सीसेट भी कर रहा हूँ सर। वो टॉपिक वाइज थोड़ा सा कर रहा हूँ। पिछली बार क्या, जब आप पिछली बार जुड़ा था तो सर टॉपिक वाइज कर नहीं पाया था ना मैं, क्योंकि लेट जुड़ा था सर आपसे। तो सर अब टॉपिक वाइज कंप्लीट करके ये मेरा सर दिसंबर तक हो जाएगा, एंड तक। तो जरूर कर लेना। तो क्लासेस चाहिए मैं भेज दूंगा तुम्हें, ठीक है? क्लासेस के साथ देख लेना उनको। तो ये जो तुमने बनाए हैं तो देख के बनाए ना नोट्स, ये मतलब ये मॉडल आंसर? ये जी सर देख के बनाए। ये तो इसमें भी सर कहाँ से बनाए हैं? ये सर चैट जीपीटी का यूज करता हूँ, वही सही आंसर दे देता है। बाकी जगह सर इतना वो होता नहीं। अच्छा, तो मुझे लगता है यहाँ से ठीक। जी सर वही चैट जीपीटी का ही सर ज्यादा यूज करता हूँ। कौन से सब्जेक्ट का बना चुके हो आप मॉडल आंसर? सर मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री पूरा है, और मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कर लिया, और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पूरा कर लिया सर। हाँ, इंटरनल सिक्योरिटी पूरा हो गया। और कौन सा पूरा था सर, एक देखना पड़ेगा। वो एक सब्जेक्ट और पूरा हो गया। वो बाकी सारे हाँ बाकी रह गए सर थोड़े बहुत। हिस्ट्री सर, पॉलिटी और ज्योग्राफी तो सर मैंने फिर इसलिए एक बार थोड़ा सा लेट भी कर लूंगा, वो तो प्री के लिए भी काम आ जाएंगे ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा छोड़ा हुआ है कि पॉलिटी ज्योग्राफी अगर सर उस टाइम भी करूंगा तो वो एक तरह का रिवीजन ही हो जाएगा। अगर उसके आंसर भी लिखूंगा तो पॉलिटी ज्योग्राफी नहीं हुई। बाकी सर अभी कंप्लीट कर लूंगा मैं दिसंबर तक। मेरी कोशिश है कि काफी हद तक कंप्लीट कर लूँ मैं। देखो आपको जो कंप्लीट करना है ना जरूर कर लेना। देखो बहुत फ़ायदा रहेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ये मान के चलो अगर पीटी से पहले आप ये चीज़ें करके रखोगे, जिसमें सबसे मेन है आपका इथिक्स का हो जाना चाहिए, ठीक है? ऐसे के जो टॉपिक है, इथिक्स का भी करना है, मतलब मॉडल आंसर बना के रख लेना, बहुत काम आता है, ठीक है? ऐसे का आपका उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करके रख लेना। मतलब मॉडल आंसर पूरा बनाने के नहीं, ब्रेन स्टॉर्मिंग भाई कि मैं जैसे सोशल पॉइंट में क्या लिखूंगा, ऐसे करके एक स्टोरी लिखूंगा, कोट लिखूंगा, हर ऐसे का ऐसे कर लेना, ठीक है? उसके बाद में तुम्हारा रहता है GS1 में आओगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप उसका कर लेना, ठीक है? वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने नोट दे भी दिया आपको उसका, ठीक है? उसके बाद में आपको करना है। हाँ सर वो तो कंप्लीट कर चुका सर मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री हो गया? मॉडर्न हिस्ट्री भी हो गया सर, वर्ल्ड हिस्ट्री भी हो गया, बस एक पोस्ट इंडिपेंडेंस रह रहा है सर। हाँ उसके तो कुछ ही क्वेश्चन है तो बना लेना, परंतु हाँ वो भी काम आ जाएगा, ठीक है? इधर फिर बचेगा तुम्हारा आर्ट एंड कल्चर, तो वो भी जरूर बना लेना क्योंकि रिपीट होता है क्वेश्चन, ठीक है? इसके बाद में आते हैं तुम्हारी इंडियन सोसाइटी, और उसके बाद में ज्योग्राफी। इंडियन सोसाइटी के जरूर बना लेना, ज्योग्राफी का जरूर बना लेना, ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। फिर GS3 में जाना। इंडियन सोसाइटी भी पूरी है सर, पूरी है? सोसाइटी भी पूरी कर ली सर। तो बढ़िया सर, भेजी थी सर आपको वो कई सर, वो एक साथ भेजे थे ना कई, उसमें पूरी कर ली थी सर। इंटरनल सिक्योरिटी तुम्हारा कंप्लीट हो ही चुका है उधर? हाँ सर, IR रह रहा है सर, IR रह रहा है, साइंस एंड टेक रह रहा है, एनवायरनमेंट रह रहा है। उनकी टेंशन मत लो, जो जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना वो लो। जैसे IR के क्वेश्चन बहुत कम, हाँ ये है कि जो क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे वहाँ पे HER में, टॉपिक जरूर रिपीट हो जाएगा। जैसे मान के चलो उसने 2000 मान के चलो उस टाइम भारत बांग्लादेश के कोई डिस्प्यूट चल रहा है, म्यांमार से चल रहा है, तो उसमें इतना कंटेंट में काम कर, तो IR के पीछे मत पढ़ना, पढ़ लेना एक बार जरूर, उसके पीछे मत पढ़ना क्योंकि वो जितना फायदेमंद है, क्योंकि करंट अफेयर है। साइंस टेक के पीछे इतना मत पढ़ना। हाँ स्टैटिक पोर्शन वाला वो बना लेना जो अपने सिलेबस में मेंशन है, समझ में आया? ठीक है सर। जैसे IPR है, ठीक है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इनके बना लेना, ये काम आ जाएंगे। पर जो बिल्कुल करंट अफेयर से पूछा उसका मत बनाना। इन्वायरमेंट के लिए सर, उसके लिए क्या करूं? इन्वायरमेंट के लिए भी बना लो, परंतु याद रखना कि स्टैटिक पार्ट वाला ही बनाना। और जो जैसे मान के चलो का अमेंडमेंट आया, एक्ट वेक्ट का आया, वो मत बनाना फालतू, कोई मतलब नहीं है, वो फालतू मेहनत लगेगी उसमें, ये चीज़ याद रख लेना। जो करंट अफेयर से एकदम प्योर करंट अफेयर से पूछ रहा है ना, उसका मत बनाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। पॉलिटी में भी ये चीज़ याद रखना, और इकोनॉमी में भी ये चीज़, इकोनॉमी स्टैटिक पार्ट वाला बना लेना जरूर, जो सिलेबस में मेंशन है वो तो काम आएगा,
और जब बिल्कुल एकदम प्योर करंट अफेयर से पूछ रहा है वो मत बनाना, कोई मतलब नहीं है। जैसे जीएसटी का है ना, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, पर अभी वो आपके लिए कोई मतलब नहीं है कि वो करंट अफेयर का टॉपिक है। अभी पूछेगा तो प्रेजेंट टाइम में जीएसटी चल रहा है उसके बारे में पूछेगा ना, तो उनका फालतू में बना के क्या करोगे? जी सर। ये इससे क्या होगा, तुम्हारा मिनिमाइज हो जाएगा, तुम्हारा फालतू का बर्डन खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, आप जब भी मॉडल आंसर बनाओ उसमें भी याद रखना ये चीज़ें, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, ये दिसंबर तक कर लो कंप्लीट, थोड़ा मेहनत लगेगा, दिसंबर तक ये निपटा लो। उसके बाद में अपना जी सर ऑप्शनल चलते रहना है और रिवीजन करते रहना, ठीक है। इन मान लो ये जो मॉडल आंसर बनाए इनको एक एक बार देखते रहना ऐसे, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें नहीं मिलती जाएगी आपको, वो एड ऑन करते जाना अपने अनुसार, ठीक है। और अपना ऑप्शनल देखते जाना। फिर ये है कि आपको बस ओनली नोट्स रिवीजन होने चाहिए और इनके PYQ मॉडल आंसर एक बार देख लो और ऑप्शनल ऐसे रिवाइज करते रहना है। रिवाइज आपको याद रखना है, मार्च तक करते रहना है अपना ऑप्शनल जीएस ऐसे सब इन्हीं नोट्स का सर। हाँ ऑप्शनल जीएस सर मेंस के लिए हाँ रिवीजन करते रहना, मतलब ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा टाइम पर, ये दिसंबर तक पूरा मेहनत कर लो। उसके बाद में उन्हें रिवीजन के लिए टाइम, ये मान के चलो कि जैसे मान के चलो आप 8 घंटे पढ़ते हो तो 3 घंटे अपना जो 1.5 घंटे मान के चलो ऑप्शनल के लिए, 1.5 घंटे इनके लिए निकाल लिए। ऐसा करते रहना, ये जरूरी है, मार्च तक तो जरूर करते रहना। कारण उसका ये है कि है ना, थोड़ा बहुत पीटी में फ़ायदा मिल जाएगा। दूसरा बात है ना, जब आपको ये मेंस का कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना आपके पास, तो ऑटोमेटिक पीटी के लिए आपको मेहनत करने का जो प्रोत्साहन है बढ़ जाएगा आपका। क्योंकि समझ बात आपको लगेगा कि अब मैं मेंस निकालने की स्थिति में हूँ, तो ऑटोमेटिक आप पीटी के लिए अच्छे मेहनत करोगे, ये चीज़ याद रख लें। तो आपको मार्च तक आराम से आप धीरे धीरे टाइम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 घंटे निकाल सकते हो, उससे आपकी पीटी की तैयारी मजबूत होगी, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। दूसरी बात, पीटी का अभी से आज जैसे सीसेट तुम बता रहे हो टॉपिक वाइज करते जा रहे हो, वो करो जरूर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में पैसेज वाली जो मेरी क्लासेज है उनको बार बार देखो, ठीक है। और इधर टॉपिक वाइज जो है वो बना लो, और कुछ सीसेट में फालतू मत कुछ करना। जब ये कंप्लीट हो जाए ना तब फुल टेस्ट लगाना शुरू कर देना। अच्छा फुल टेस्ट आप पिछले साल के मिले कितना भी मिले लगाओ, बस फुल टेस्ट लगाओ फिर, तब जब ये टॉपिक सारे कंप्लीट हो जाए तब उसके बाद में, ठीक है। उधर जीएस में ये करना है कि तुम्हें पीटी के लिए पहले एनसीईआरटी पे कमांड करनी है, ये चीज़ याद रख लेना। उसके बाद में ही तुम्हें फिर स्टैंडर्ड बुक पे जाना, फिर बाद में करंट अफेयर, पहले नहीं, पहले इन पे कमांड करो। जिसमें मेन है एनसीईआरटी, उसके बाद में स्टैंडर्ड बुक में भी सारे चैप्टर नहीं, उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर है ओनली, बस उन पे काम करना। ऐसा नहीं कि जैसे भाई नितिन सिंघा ने उठा लिया तो सारी पढ़ने बैठ गए, कोई ज़रूरत नहीं है। पीटी के देखो क्वेश्चन भाई कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा हो, ये चीज़ याद रखना। जी सर। चलो कुछ क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ आपने कैसे क्या लिखा है, ठीक है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के इसमें सर थोड़ा सा ना मुझे सर थोड़ा सा वैसे बता रहा है कि एक तो सर इंट्रोडक्शन वगैरह के लिए मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कई बार ना इंट्रोडक्शन जैसे कि 4 या 5 लाइन चला जाता है। नॉर्मली जो सर मैं टॉपर्स की कॉपी देख रहा हूँ उसमें वो सर 3 वो आपको पता कैसे आएगा, रिवीजन के कारण आएगा। जब बार बार रिवीजन करोगे ना आप तब आएगा ये चीज़ें। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन याद रखना आपकी मैच्योरिटी पे आता है, एक दिन में नहीं आता, ये चीज़ याद रखना। उसकी टेंशन मत लो, आप अभी कंटेंट पे काम करो। जब आप बार बार नोट्स को रिवीजन करोगे, ठीक है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, टेंशन मत लो, ऑटोमेटिक आता है वो। और ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं भी देखो पेपर लिख, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, देखो मेन जो काम आता है ना आपके कंटेंट काम आता है एग्जामिनर को। इंट्रोडक्शन क्या लिख रहे सब फालतू बातें होती है, मैं हकीकत बता रहा हूँ। पर हाँ ये है कि इसकी टेंशन मत लो अभी, ये चीज़ याद रखना। तो उस चीज़ के लिए घबराओ मत, बस ये है कि ये धीरे धीरे मैच्योरिटी के साथ हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक आएगा। जब आप मल्टीपल रिवीजन कर लोगे बहुत सारी चीज़ों का, है ना, ये चीज़ याद रखना, तब आएगा ये चीज़, उसके लिए घबराओ मत। और अब ये चीज़ याद रखना कि इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ऐसी चीज़ है, देखो मेन बॉडी आप तैयार कर सकते हो, उसके लिए तुम पढ़ सकते हो, पर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन की कोई पढ़ाई नहीं होती है। आप कुछ आप रट लो, फिर वो मतलब नहीं बनता रटने से, चीज़ें समझदारी। मेन तो है कि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करते हो, वहाँ पे लिखो एग्जाम में। अब जैसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से सरकारी पदवी व्यवस्था में सुधार एक प्रगतिशील कदम है, किंतु इसकी अपनी सीमाएं भी टिप्पणी कीजिए। अब एक तरीका है कि आप डीबीटी को डायरेक्ट यहाँ पे डिफाइन कर दो, एक ये तरीका होता है।
ठीक है। दूसरी बात है कि आप ऐसे भी शुरू कर सकते हो, डीबीटी के कारण कोई लाभ हुआ हो आपके पास, मान के चलो कहीं का डाटा हो, तो आप उससे भी शो कर सकते हो कि जैसे भ्रष्टाचार ये कम हुआ, उससे भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। आप दूसरा एक तरीका ये सिखा जैसे मैं बता बहुत सारे तरीके होते हैं इंट्रोडक्शन के, जैसे आप उसमें लिख सकते हो। जी सर, वो देखा मैंने सर, चैट जीपीटी में कई तरीके दिखाता है वो। तो जैसे मैं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी है, जिन्होंने लाल किले के वहाँ से कहा था कि भाई यहाँ से जो पैसे जाते हैं उसमें से जो 85 पैसे है जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, तो उन्हीं सब चीज़ों के समाधान के लिए जो है डीबीटी लाया गया, खत्म बात। तो इसे बहुत तरीके होते हैं, अभी 2-3 लाइन में आपका हो भी जाएगा, ज़्यादा आगे बढ़ेगा भी नहीं। लाइन वन की टेंशन मत लो, मेन बात होता है कि आप वो कंप्लीट करो, ये चीज़ याद रखना। सर जैसे आपने भी कोट कहा, ये जैसे कि राजीव गांधी ने कहा था 1 रुपए का वो 85 चला जाता है, तो बस इतना लिख दो, ये इंट्रोडक्शन ही हो गया बस। इसीलिए भाई डीबीटी लाया गया है। तो यही तो बता रहा हूँ, ये धीरे धीरे मैच्योरिटी से आएगा, टेंशन मत लो। फिर आप बाद में लिखोगे कि जैसे कल निष्कर्ष लिखना आपको ना, निष्कर्ष में आप लिखोगे डीबीटी सही उद्देश्य के लिए लाया गया था, परंतु इसकी जो कमियां हैं उसके कारण जो है इसमें अभी और सुधार करने की अपेक्षा है, खत्म बात, हो गया कंप्लीट, 2 लाइन में हो गया आपका। जी सर, वो तो पर्सन भी ऐसे ही सही लिखते हैं, बड़ा सिंपल सही रहता है। तो वही ना, विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, बस आपको जो आपके पास नॉलेज है ना उसको कैसे यूज करना है। देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, पढ़ते यूपीएससी के देखो कितने लोग तैयारी करते हैं, पर बहुत सारे लोग होते हैं जो यूटिलाइज नहीं कर पाते। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, यूपीएससी अगर निकालना ना सबसे बेस्ट तरीका है कि एक चीज़ पढ़ो और उसको 10 जगह यूज कर सको, ये सबसे बेस्ट तरीका है। इससे क्या होगा, मिनिमम एफर्ट में आप मैक्सिमम गेन कर पाओगे। और यही तो है, तुम हज़ारों बुक पढ़ के तो ये पहली बात ये एग्जाम दे ही नहीं पा सकते, ये चीज़ याद रख लेना। तो इससे अच्छा है कि एक बुक को पढ़ो और उसको मैं बार बार कैसे मल्टीपल यूज़ किया जाए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जैसे मान के चलो इथिक्स में तुम कुछ पढ़ रहे हो, तो ये सोचो मैं GS1 में कहाँ यूज़ कर सकता हूँ। आप कर सकते हो, यहाँ पे देखो मैं जैसे इथिक्स का यूज़ करके बताता हूँ तुम्हें, है ना। इस क्वेश्चन में डीबीटी है जो पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था, ताकि जो है पारदर्शिता से सुशासन बढ़ेगा, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है, पारदर्शिता आएगी तो सुशासन बढ़ेगा, और सुशासन से स्वाभाविक सी बात है जो लोक कल्याणकारी जो है सरकार की स्थापना होगी, हो गया। उस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो यही बात है कि आपको सीखना है बस, कैसे कंटेंट को जो है मल्टीपल यूज कर सकते हो आप। अब देखो मैं इसका निष्कर्ष लिखता हूँ कि डीबीटी लाने से सुशासन की स्थापना तो हुई है, साथ में जो सतत विकास लक्ष्य है उनकी प्राप्ति की ओर भी हम अग्रसर हो रहे हैं, हो गया। समझ में आया? तो इस तरीके से मतलब आपको एक ही चीज़ को, इसीलिए ना देखो कम पढ़ो पर उसको बस जैसे बोलते हैं ना, खाना चाहे कम ही खाओ पर वो पौष्टिक होना चाहिए, वो आपको शरीर को लाभदायक रहेगा। ज़्यादा खाना खा रहे हो और वो खाना काम का नहीं है तो कोई मतलब नहीं है खाना खाने से, आपको शरीर को लाभ नहीं मिलेगा। वैसे ही जो पढ़ाई भी ऐसी होती है कि आप कम पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है, पर उस कम पढ़ने को बस आप यूज करना सीख जाओ आंसर राइटिंग में, वही चीज़ है। ये हमेशा याद रखना। जैसे कुछ लोगों को होता है भाई डाटा याद कर लेते हैं, मुझे नहीं है डाटा, मैं याद नहीं कर पाता, तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं थोड़ा स्मार्टली वैसे जैसे भाई एग्जामिनर का मैं ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकूँ, तो मैं ऐसे जैसे राजीव गांधी वाला कोड डाल दूँगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि इसके बंदे को पता है मीनिंग आखिर में क्या है, समझ में है। तो ये चीज़ें याद रखना। अब वो तो आपके सब कुछ चीज़ें सही है, ये सब चीज़ें सही लिखा है आपने। तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन की टेंशन मत लो, उसका धीरे धीरे आएगा। आपने सीमाएं भी लिखी है। अब देखो सबसे बड़ी बात है कि आप क्वेश्चन की डिमांड समझने लग गए हो, ये सबसे मेन चीज़ होती है कि वेतन सुधार परिशील कर दोगे तो इसकी अपनी सीमाएं भी है। तो आपने बता दिया कि भाई इसके पहले फ़ायदे क्या है, फिर उसके बाद में तुमने इसकी सीमाएं भी बता दी, ठीक है। आखिरी में ट्राई किया करो कि जब भी हो फॉरवर्ड करो। बोलो बोलो। सर कई बार मैं उसमें वैसे निष्कर्ष में कई बार मैंने सर वो चैट जीपीटी से पूछा था कि वो पीछे वाले वर्ड्स के हिसाब से कैसे लिखूं, तो वो कह रहा था कि कई बार ऐसा आता है कि निष्कर्ष में भी लिख सकते हैं, तो फिर मैं कई बार निष्कर्ष में लिख देता हूं। कोई जरूरी नहीं है। देखो 150 वाले पे इंग्लिश मीडियम वाले क्या करते हैं ना, वे फॉरवर्ड करके अलग से दिखा देते हैं बस। हाँ 250 वर्ड्स वाले में जो है वहाँ पे आप अलग से दिखा सकते हो। यहाँ पे इतना टाइम, पहली बात तो इतना स्पेस भी नहीं होता, तो आप उसी कंक्लूजन में दिखा दो, ये बात भी सही है। स्पेस नहीं होती नहीं सर। हाँ वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसमें बस थोड़ा सा ये था तो मुझे कि ना इसमें कहीं कोई जैसे पैराग्राफ वो डायग्राम वगैरह कोई, हाँ वो कैसे ऐड करूं, वो सर मेरे से बिल्कुल नहीं होता। देखो वो होगा, देखो कैसे होता है वो जब तुम्हारे टॉपिक की बहुत ज़्यादा समझ हो जाएगी ना तब होता है। जैसे मैं बताता हूँ अभी, देख ध्यान से समझना। जी सर। देखिए मान के चलो कि ये मैंने बनाया कि ये मान के चलो कि सरकार द्वारा कोई योजना चल रही है, ठीक है। ये योजना चली, जी सर। कोई भी योजना मान के चलो, लिख देना जो भी है
फिर उसके बाद में यहाँ पे आप लिखोगे इसमें जी सर भ्रष्टाचार हो रहा है, ठीक है। भ्रष्टाचार के कारण मान के चलो लूप फॉल्स है यहाँ पे इस योजना का, तो इसके कारण जो यहाँ पे जो समुदाय है, यहाँ जो वंचित समुदाय है, ठीक है, उसके पास जो सरकारी योजनाओं का कल्याण नहीं पहुँच पा रहा है इसके कारण। अब यहाँ पे तो भ्रष्टाचार, जवाबदेहिता का अभाव, ये सब लिख सकते हो, ठीक है। तो वंचितों का सरकारी योजनाओं तक अभाव है, सरकारी योजनाओं के, या मान के चलो उनके पास वो पहुँच नहीं पा रहा है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे समाज में कुशासन आएगा, या आप यहाँ पे लिख सकते हो कुशासन को, कुशासन यहाँ लिख दो ना, भ्रष्टाचार ये सब चीज़ें होगी, या आप यहाँ पे भी लिख सकते हो भाई योजना है, कुशासन होगा तो भ्रष्टाचार होगा, ये होगा, वंचितों का शोषण होगा। अब सवाई सी बात है, इससे फिर क्या होगा, लोक कल्याणकारी समाज का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। तो फिर इससे क्या रहेगा, भारत में गरीबी बनी रहेगी, गरीबी, भुखमरी, इस टाइप की चीज़ें बनी रहेगी, असमानता, ये चीज़ें बनी रहेगी। अब ये है, अब देखो ये हो गया, ये लूप हाल सब दिखा सकते हो। अब फिर डीबीटी का रोल कैसे दिखाओगे आप, अगले में दिखा दो आप। जैसे मान के चलो योजना चली, अब ये डायरेक्ट जो है आपको डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट जनता से जोड़ रही है, आपको ऑनलाइन खाते से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सीधे से मतलब है। तो ये जो मतलब लाभदायक जो समुदाय है, जिनको मिलना चाहिए, बेनिफिशियरी है, उनको डायरेक्ट मिल रहा है। तो आप यहाँ दिखा दो योजना से 100 रुपये आवंटित हुए और यहाँ पे 100 रुपये मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो, जैसे भाई योजना के लिए 100 रुपये आए, परंतु यहाँ पे वंचित समुदाय है उसको मान के चलो 15 पैसे मिलते हैं, लिख दो राजीव गांधी, यहाँ पर बस हो गया काम। और याद रखना एग्जामिनर को ऐसी ही चीज़ें पसंद आती है, क्योंकि इससे ना भाई आदमी की बौद्धिक क्षमता का ना यूज होता है। ये कहीं से मिलेगा नहीं आपको, ये चीज़ें, ये आपकी बौद्धिक क्षमता का योगदान है। फिर आप यहाँ पे जब ऐसे लिखोगे ये लाभदायक, फिर डीबीटी के यहाँ पे फटाफट से यहीं पे फ़ायदे गिना दो, अलग से दिखाने की जरूरत क्या है, यहीं पे फ़ायदे गिना दो। सुशासन आएगा, जवाबदेहिता बढ़ेगी, ठीक है, लोगों में सरकार के प्रति विश्वास आएगा, कल्याणकारी विकास होगा, समावेशी विकास होगा, यहीं पर दिखा दो। तो वो चीज़ याद रखना, ये चीज़ें आएगी धीरे धीरे, कोई दिक्कत। पर हाँ, इस लेवल पे पहुंच गए ना तो मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ, टॉप 50 में रैंक आ जाएगी, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें, अगर इस लेवल पे तुम जिस दिन यूज करना सीख गए कंटेंट को। ये आती है जैसे अभी आपने ये बताया जो पैराग्राफ है, जैसे मैंने तो इसको डिस्क्राइब कर दिया, तो जैसे जहाँ पे सीमाई लिख के आपका ये पैराग्राफ बना दूं, तो बस बहुत है इतना। मुझे सर मेरे को सर दिमाग में आया था, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है सर कि ऐसा लगेगा कि वर्ड्स ही नहीं है इसके पास। अक्षर जैन की कॉपियाँ देखना तुम, अक्षर जैन की जो ऑल इंडिया 2 था 2019 वाले में, उसकी कॉपी देखना, आपको पता लगे वो बंदा क्यों उस लेवल पे पहुंचा है भाई। वो तो ना इंटरव्यू में शायद उसको कम मिले थे, तो बहुत एडवांस था भाई वो बंदा, उसकी कॉपियाँ देखना तुम, जिस लेवल की वो लिखा है, तो आपको वहाँ पे मिलेंगे फ्लो चार्ट, ये सारी चीज़ें बनी हुई। ऐसे टॉपरों की देखो कॉपी देखोगे ना तभी वो आइडिया लगता है, वो देखो कैसे वो कंटेंट को यूज कर रहा है, कैसे उसका यूटिलाइजेशन कर रहा है। देखो आप देखो यहाँ पे भी बन जाएगा वही सेम चीज़, यहाँ पे भी बन जाएगा। जैसे में बस वही दिखा दो कि कल्याणकारी योजनाएं जब अच्छे से नहीं चलती तो कैसे मुद्रास्फीति, ये सब सारी चीज़ें आती है। तो ये ना ऐसे डायग्राम बनाना सीख गए ना आप, तो हर बना लोगे, हर जगह बना लोगे। ठीक है। एक मेरे को एक डाउट था ना इसमें सर, जैसे मैंने ना कई जगह उदाहरण लिखे हैं, उसमें सर जो योजनाओं के नाम है ना, वो तो मैंने जैसे उसमें इंग्लिश में लिख दिया, जैसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एमएसपी है सर, अरे कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। पहला शर्मा था जिसका 120 रैंक थी, प्रॉपर आईएएस बना था ईडब्ल्यूएस से, उसकी कॉपी देखोगे ना तो उसने तो वो आधा कंटेंट हिंदी में आधा कंटेंट इंग्लिश में लिखता है, आप बताओ। तो टेंशन मत लो इस बात की। मेरे को सर ये बड़ा था, मैं क्या सर इसको देवनागरी में लिख दूं मैं? नहीं कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, लिखिए आराम से, आप धड़ल्ले से लिखिए। ये सब फालतू में ना मार्केट में जो कोई टीचर हो या बहुत सारे जो कभी मेंस लिखते नहीं, उनको अता पता कुछ होता नहीं है। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल भी, मुझे भी ना स्टार्टिंग में डराया गया था कि ये चीज़ें नहीं देवनागरी में लिखने से कोई जरूरत नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, नो रिक्वायरमेंट। बड़ा टाइम लग जाता है सर इनको, स्किल इंडिया जैसे सर पीएम की, अभी इंग्लिश में तो एक सेकंड में लिखा जाता है। तो इसीलिए इंग्लिश मीडियम वाले बेनिफिट में रहते हैं ना, इसी कारण तो रहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बेनिफिट में। पर यार है ना, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये भी कोई जरूरत नहीं थी, स्टार्टअप करके लिखो। अब सर ये लिखा ही मैंने इसी डर से था, मैं करूँगा सर वो, ये कोई जरूरत नहीं, ये कोई सिस्टम, डायरेक्ट लिखो आप इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। ये सब फालतू की बातें हैं, याद रखना। ये मैं तुम्हें ना चलो अभी खोल के बता देता हूँ, उसका चैनल में फॉलो करता हूँ। उसने खुद डाला था कि मैंने इसी तरीके से लिखा है एग्जाम में,
मेरे को सर चलो ये क्वेश्चन तो अगर डिमांड पूरी है, मेरे को सर 2-4 क्वेश्चन है जिनके ना सर डिमांड समझ ही नहीं आई। मैंने लिख तो लिए चैट जीपीटी से, वो तो सर मैं तो 30 क्वेश्चन लिख चुका हूँ, तो मैं आपको वो कभी कल भेज दूंगा सर पीडीएफ बना के, उनका सर मेरे को बता देना। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये रहा देखो, मैं इसके तुम्हें एक बार वो बता देता हूँ, तुम्हारा डाउट क्लियर कर देता हूँ। इसने खुद लिखा है, अरे खुद बोला था कि मैं कुछ ऐसा कुछ ही नहीं करता हूँ, पता नहीं लोग कैसे कैसे बोलते हैं। अरे मैं खुद भी लिख के आया हूँ, इसकी भी बात है। इसने देखो ना शेयर की थी एक अपनी कॉपी, खुद अपना से लिखा हुआ, बताता हूँ। तो इसने खुद लिख के डाला है, जिसमें तुम देखोगे तो तुम सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ ये देखो, अभी तुम्हें सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये सब फालतू की मार्केट में कुछ देखो, अभी इसका देखो ऐसे नहीं है। हिंदी मीडियम से देखो ये सबसे बेस्ट रैंक थी उस टाइम की जब इन्होंने सिलेक्शन। अब देखो इसका तरीका देखना, यहाँ देखो डिजिटल कनेक्टिविटी, यहाँ साफ लिख रहा है ना इंग्लिश में, देखो साफ लिख रहा है, कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ देखो सस्टेनेबल सिटीज, एसडीजी गोल, आगे देखो, यहाँ देखो डिजिटल कनेक्टिविटी, गवर्नेंस, रूरल अर्बन मिशन क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है भाई, ये चीज़ समझिए। ये देखो यहाँ साफ इंग्लिश वर्ड मैंने खुद लिखा है, मैंने आंसर में कई जगह इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल किया है। मैंने यूपीएससी परीक्षा दौरान भी इस तरीके से इंग्लिश वर्ड का यूज़ किया था। इसलिए मेरा सुझाव सभी विद्यार्थियों को बिना डरे लॉजिकल रूप से इंग्लिश वर्ड का उपयोग कर सकते हैं। मूल्यांकन करते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इंग्लिश वर्ड यूज़ किया है, उसका मेन कंसर्न आपके आंसर की क्वालिटी और क्वेश्चन की डिमांड जांचना है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो एक तो दूसरी बात है, देखो इसका पैटर्न देखो, इसका पैटर्न देखो कैसे सिस्टेमेटिक वैसे लिखा है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप कैसे देखो। अब इसने यहाँ पे फ्लो चार्ट ही बना दिया, ये चीज़ें मिक्सअप होनी चाहिए, तब जाके आपकी रैंक अच्छी जाएगी। ये चीज़ यार देखो, सिलेक्शन तो हो जाएगा, आप कंटेंट लिख के आओगे, पर उस कंटेंट का रिप्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। तो और क्या पूछ रहे थे? बस सर यही डाउट थे मेरे तो कि पैराग्राफ वगैरह बना लूं और ये इंग्लिश वर्ड्स का, बाकी तो सर अब डिमांड तो समझ आने लगी खुद को भी थोड़ी बहुत। हाँ तो बस वही चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है, और नोट्स को अपना रिवीजन करो बार बार, ठीक है। तो जो तुम्हें इंट्रोडक्शन कंक्लूजन है वो भी देर हो जाएगा, टेंशन मत लो। देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, यूपीएससी की तैयारी का मतलब है तुम्हें जिस दिन GS 1 से लेकर GS 4 ऐसे ऑप्शनल, उसका नॉलेज आप आंसर राइटिंग यूज़ करना सीख गए, तो उस दिन तुम अच्छा आंसर लिखोगे। समझ में आया? तो अभी ये मत सोचो कि आप एक ही दिन में परफेक्ट बन जाओ, नहीं, अभी आप ओनली रिवीजन पे ध्यान दो अपना। ये साथ में मॉडल आंसर बना लो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, आज जो तुम मॉडल आंसर बना रहे हो ना, जिस दिन तुम मेंस लिखोगे ना, उस दिन तुम्हें लगेगा कि मैंने क्या बनाए हैं, मतलब आप उससे ज़्यादा अच्छे लेवल पे पहुँच जाओगे। देख लेना ये चीज़, हाथ में ये ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ तुम्हें, जिस दिन तुम इन्हीं मॉडल आंसर को देखोगे ना, तुम्हें लगेगा कि यार मैंने क्या बनाया है ये। समझ में आया? तो ये क्योंकि अभी आर्टिफिशियल बना रहे हो ना आप, मतलब चैट जीपीटी ये सब चीज़ें, ये अभी आपका जो नॉलेज है, आपकी जो समझ है, वो तो यूज हो ही नहीं रही इसमें वो यूज कब होगी? जब आप बार बार रिवीजन करोगे तब चीज़ें आएगी, वो टेंशन मत लो। सर एक चीज था सर, मैंने ना मतलब कहीं देखा था, कोई टीचर बता रहे थे कि ये सर जो मेंस लिखते हैं बच्चे, कि इनके सर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन क्या लगभग मतलब हर थीम पे लगभग तैयार होते हैं क्या, कि चलो ये थीम आएगी तो मैं देखो, जैसे मान के चलो अगर आप सिलेबस याद कर लोगे ना, जैसे सिलेबस के नोट्स बना लिया आपने, तो बस वही होता है। तो जैसे मैंने बताया ना, अभी डीबीटी को डिफाइन कर दिया उन्होंने, तो वो चीज़ें हैं। अब ऐसे सोच के जाए कि हम पहली बात तो तुम्हें क्या पता होता है कि क्वेश्चन होते हैं, तो मतलब थीम जो सिलेबस का जो टॉपिक होता है ना, उसका याद कर लेते हैं, खत्म बात। तैयार करने का मतलब ये होता है। हाँ जैसे मान के चलो भाई, जैसे बताओ क्या होता है, मैं बताता हूँ। जैसे गरीबी पे आया तो मैं गरीबी पे भाई अभी क्या डाटा है, कोई मान के चलो कोई इंडेक्स है, कोई रिपोर्ट आई है, तो हाँ मैं ये लिख के आऊँगा, ये होता है वो। समझ में आया? और सर ये जैसे, और ये सर बॉडी वगैरह का होता है, इसमें भी कोई ये टेम्पलेट का होता है सर? ये बड़े यूज कर रहे थे कि टेम्पलेट बना लो, इसमें हम ये वाला यूज कर लेंगे, समझ नहीं पाया। नहीं, वो आपका ना क्वेश्चन वाइज नहीं बनेगा, आपका वो बनेगा टॉपिक वाइज। समझ में आया? सिलेबस का जो टॉपिक है ना, उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो आप। समझ में आया? तो वो फिर क्या होगा, जब उस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप वो डाल के आओगे, तो वो होता है। ऐसा मत सोचो क्वेश्चन वाइज नहीं होता, वो सब्जेक्ट का जो आपका टॉपिक है ना, सिलेबस का जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे मान के चलो ग्लोबलाइजेशन आएगा तो मैं ऐसा ऐसा मैं बना दूंगा, उसमें ऐसा फ्लो चार्ट बना दूंगा, तो ये कर सकते हो। नहीं तो आप जब टॉपिक तैयार करोगे तो तब कर ही सकते हो, उसमें क्या है। तो उसमें ये होता प्लानिंग, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसा नहीं। आप जो टॉपिक है ना भाई, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो मैं ये डालूंगा, वो ये तैयारी होती है। ठीक है सर, ये तो फिर कर ही लेंगे तो। हाँ तो वो इसके लिए कमांड करनी है कि बार बार नोट पहले रिवीजन करो, उस पर कमांड करो, क्योंकि अभी तुम्हारी वोकेबुलरी में वो चीज़ें आएगी, फिर तुम्हारे दिमाग में चीज़ें प्रोसेस होगी, तब जाके आप एक बोलते हैं ना इंटेलेक्चुअल लेवल पे पहुंचोगे,
तब जाके आप वो आंसर राइटिंग में दिखेगी, ये चीज़ याद रखना। क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन में पहले बता रहा हूँ वही व्यक्ति हैंडल कर सकता है, उस व्यक्ति को उस टॉपिक की अच्छी खासी समग्र जानकारी हो, समझ हो उस टॉपिक की, तभी जाके एक अच्छा आंसर आप डिलीवर कर पाओगे। तो अभी आपका काम होना चाहिए सिलेबस पे अच्छे से कमांड करना। ये मॉडल आंसर जरूर बना लो, इससे भी बहुत हेल्प मिलेगी, आपकी कंटेंट भी तैयार होते जाएगा, ज़रूरी है, ठीक है। और मैं पहले बता रहा हूँ कि ये जो मॉडल आंसर बना रहे हो, कल आप जब मेंस लिखोगे ना तो उस दिन आपको लगेगा कि अरे ये क्या मैंने बनाए थे क्योंकि अभी तो आपका इसमें जो नॉलेज यूज़ होना है वो बाकी है। जैसे मान के चलो आपने जो भी आंसर अभी यहाँ पे मान के चलो कोई भी आंसर आपने लिखा ना, अब ये देखो जैसे यही जी सर। अब देखो जैसे मान के चलो ये क्वेश्चन हुआ है, अब देखो ये है ना, अब ये क्वेश्चन आपको ज़रूरत थी नहीं लिखने की, क्योंकि 2016 का अमेंडमेंट है, अभी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है अपडेट। ये चीज़ याद रखना, अब आगे जब मॉडल आंसर बनाओगे तो ये चीज़ें ध्यान रखना, करंट अफेयर के टॉपिक का मत बनाना, क्योंकि कोई मतलब नहीं है फालतू में। हाँ, पढ़ जरूर लेना एक बार, पर लिखने में टाइम खराब मत करना अपना, ठीक है। अब जैसे मान के चलो दिव्यांगजन के संदर्भ में सरकारी पदाधिकारियों नागरिकों गहन संवेदनशीलता के बिना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम केवल विधिक दस्तावेज बनकर रह जाता है, टिप्पणी कीजिए। अब देखो कैसे कमेंट करने का मतलब है, 27 बात इसका पॉजिटिव पक्ष बताओगे, फिर आप नेगेटिव पक्ष थोड़ा ज़्यादा बताओगे, ठीक है। कमेंट करना है। अब आप पहले इसके प्रोविज़न बता दोगे कि भाई क्यों लाया गया था, क्या है, ठीक है, आपने बता दिया। फिर इसके क्या क्या प्रोविज़न है ये आपने बता दिया। अब इसमें थोड़ा बहुत बता देते भाई लाभ है ना, ये प्रोविज़न तो बता देते हो, लाभ इसमें ये प्रोवाइड किया गया है। अब इसमें भाई इसमें प्रशासनिक असंवेदनशीलता है, सरकारी इमारतें यूडीए गाइडलाइन के अनुसार सुलभ नहीं होती है। अब आप यहाँ पे प्रशासनिक असंवेदनशीलता तो लिख ही दिया, साथ में यहाँ लिखते भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कमी है, मतलब समझ में आया, एथिक्स का यूज करो, ऐसे एथिक्स यूज। दूसरी बात है लोगों की अभिव्यक्ति का है, सबसे बड़ी समस्या तो जो दिव्यांगजन क्या झेलते हैं, लोगों की है ना, उनके प्रति जो मानसिकता ही गलत है, अभी उनका एटीट्यूड ही गलत होता है उनके प्रति, उनको इनकेपेबल समझा जाता है, समझ में आया ना। तो ये चीज़ें समस्या है। तो मैं वही बता रहा हूँ, जब कल आप भविष्य में जब आपका नॉलेज और ज़्यादा रीच होगा ना, तो आपको लगेगा कि अरे मैंने ये क्या लिखा है। अब देखो यहाँ पे देखो ये अच्छा चीज़ है, देखो अभिव्यक्ति में परिवर्तन है, तो ये देखो ये चीज़ आ गई है ना, तो ये है, ठीक है। अधिकारी नीति संहिता लागू करवाना। अब दूसरी बात यहाँ लिखो अधिकारियों में ना संवेदनशीलता भी होनी चाहिए, तब जाके वो ये चीज़ कर पाएगी। भावनात्मक बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता, या भावनात्मक बुद्धिमत्ता लिख दो, उससे काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये होना चाहिए, वो धीरे धीरे हो जाएगा, कोई दिक्कत मत लो, टाइम के साथ हो जाएगा। बनाए मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये काम कर लोगे ना मॉडल आंसर बनाने का, ये मान के लो मेंस में आप, मैं हकीकत बता रहा हूँ ना, तुम ऑटोमेटिक टॉप है ना, जैसे मान के लो मेंस लिखते हैं 15,000 के समथिंग बच्चे हैं ना, मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ टॉप 5,000 में चले जाओगे, ये काम करते हैं तुम, क्योंकि हर कोई कर ही नहीं पाता ये काम, ईजी काम नहीं है ये। पर आप इतने आगे चले जाओगे तो सिलेक्शन में कोई बड़ी बात, क्यों 3,000 इंट्री कॉल आता है तो आप उस लिस्ट में चले जाओगे, ये चीज़ याद रख लेना। ये काम कर लिया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई आपके लिए, ठीक है। तो ये काम करते रहो, बीच बीच में ऐसे जरूर चेक कराओ, ठीक है। और कभी कभी ना रैंडम क्वेश्चन भी चेक करवाया करो, जो मतलब बिना देखे वाले भी, उसे कुछ और आइडिया लगेगा आपके बारे में, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। ठीक है सर। ऐसे के लिए सर मैं अभी तो सर पढ़ रहा हूँ, मेरे को समझ आया कि मैं जो ऐसे वो ब्रेनस्टॉर्मिंग सही नहीं करा, तो सर मैं क्या कर रहा हूँ, धर्मेंद्र सर के जो वो बुक्स ही थी ना, उसमें से ऐसे पढ़ रहा हूँ, तो उसके साथ ही थोड़ा बहुत दिमाग लगाता हूँ कि अच्छा मैं कितना लेके गया और ये कितना पॉइंट वैसे दिखा रहे हैं, उससे भी तो थोड़ी बहुत समझ हो रही है कि अभी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, पर खुद से भी अपनी भाषा में देना भी उन चीजों को सीखो, कोई दिक्कत सर नहीं। वो मैं सर आपको ये 15 दिसंबर के बाद सर ऐसे चेक करवाऊंगा, और एथिक्स दोनों की कॉपी वो अपनी तरफ से धीरे धीरे लिखना भी सीखो, मतलब कुछ देखो मॉडल आंसर तो बनाओ, अपन साथ में कभी कभी कुछ क्वेश्चन अपनी से तरफ से भी लिख के चेक करवा दिया करो, ठीक है। रियलिटी तो वही है, क्योंकि अपने को उसी लेवल पे पहुंचना है ना, मेन काम तो वही है। जी सर, वो चीज़ याद रखना। चलो ठीक है, और कोई दिक्कत? पीटी का देखो मैं फिर बता रहा हूँ, पीटी क्या निकलेगा तुम्हारा, लापरवाही मत करना, ठीक है। सीसीएट को साथ में लेके चलना, और एनसीईआरटी पे कमांड करना। मैं पहले बता रहा हूँ, एनसीईआरटी कर लिया तो 50 क्वेश्चन तुम्हारे वहीं पे सही हो जाएंगे। जी सर, एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, उसी पे कमांड करूँगा सर। हाँ, एनसीईआरटी जैसे जिसमें ज्योग्राफी तो खास होते 6 to 12, और इधर आपको पॉलिटी एक बार पढ़ लेना, उसमें काम की तो कुछ ही एनसीईआरटी में बता दूंगा, ठीक है। परंतु एनसीईआरटी पे अभी जरूर एक बार रीडिंग तो पूरा कर लो, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। ठीक है सर। चलो ठीक है, और कोई दिक्कत होगा तो फिर बता देना मुझे, है ना। जी सर। चलो ठीक, बाय।